टोटल 22 केकेगन का होता है। सो वीडियो तो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड मैंने जो 22 केकेगन का बोला उसके अंदर डोजुत्सु केकेगन का हाँ वही आई टेक्निक्स लाइक शारिंगन एंड ब्याकुगन को ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने मेरे एक प्रीवियस वीडियो में इन सब के बारे में बात किया। सो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाके जरूर से चेकआउट करना। एंड हम लोग इन 22 केकेगन का इसको रैंक एंड एक्सप्लेन करते हैं, बट उससे पहले केकेगन का क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। और अगर तुमको इस बारे में पता है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। केकेगन का लिटरल मीनिंग है ब्लड लाइन लिमिट, जो कि किसी पर्सन या किसी क्लैन का यूनिक टेक्निक्स होता है, जिसमें मोस्ट केकेगन का किसी क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहता है। बट हाशिरामा का वुड रिलीज उसमें एक एक्सेप्शन है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो लोग केकेगन का पॉजेस करता है वो लोग एक ही केकेगन का पॉजेस करता है। हाउएवर उसमें भी कुछ लोग एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेइतेरुमी जो कि एक से ज्यादा केकेगन का पॉजेस करता है। एंड जनरली केकेगन का को तुम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट डोजुत्सु, सेकंड एडवांस नेचर ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड बॉडी मैनिपुलेशन केकेगन का। डोजुत्सु तो तुमको पता ही है आई टेक्निक्स वाले केकेगन का है। चक्र नेचर्स को कंबाइन करके जो केकेगन का होता है वो है एडवांस्ड नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वाटर एंड विंड नेचर का कॉम्बिनेशन है आइस रिलीज, और फायर एंड अर्थ नेचर का कॉम्बिनेशन है लावा रिलीज। एंड लास्ट बॉडी मैनिपुलेशन केकेगन का, जो कि यूजर को अपना बॉडी या अदर पर्सन का बॉडी को मैनिपुलेट करने का पावर देता है। फॉर एग्जांपल किमिमेरो का बोन मैनिपुलेशन एंड साकोन एंड उकोन का केकेगन का। इतनी देर में तुमको तो केकेगन का क्या बला है उसके बारे में आइडिया आ गया होगा। और केकेगन का को छोड़ के और 2 यूनिक टेक्निक्स है जिसको देख के लगता होगा केकेगन का ही है, बट वो डिफरेंट है, जो कि है केके टोटा एंड केके मोरा। और इन 2 बला के बारे में जानना है तो तुमको तो पता ही है क्या करना है। सो लेट्स रंबल। 22 रिन्हा क्लैन का केकेगन का, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द नारुतो फैंस को पता ही नहीं है। गजब बेइज्जती है, क्योंकि एक केकेगन का सिर्फ गेम ओनली केकेगन का है। आई मीन रिन्हा क्लैन एंड उसका केकेगन का सिर्फ नारुतो के एक गेम में ही दिखाया। एंड ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को भी इस क्लैन एंड उसका केकेगन के बारे में पता नहीं था। रिन्हा क्लैन का केकेगन का अपने यूजर को अलाउ करता है अदर पर्सन का चक्र को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड वो जिस पर्सन का चक्र को एब्जॉर्ब करेगा वो उस पर्सन का चेहरा एंड मेमोरीज को डुप्लीकेट कर सकता है। और रिन्हा क्लैन का केकेगन के बारे में मेरे को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इवन दो नारुतोपीडिया में भी सर्च किया। सो आगे बढ़ते हैं। 21 यानारू का केकेगन का, जिसके बारे में भी तुमको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि वो नारुतो का एक नॉवेल का कैरेक्टर है। एंड एक केकेगन का अपने यूजर को अलाउ करता है अपने क्लोन्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में। तुमको ये सुन के लग रहा होगा उसमें क्या बरावत है, क्लोन्स के साथ ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करा जा सकता है। ये बात तो सच है, बट यानारू का केकेगन का थोड़ा सा अलग है। लेट मी एक्सप्लेन। क्लोन तो अपने मेन बॉडी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, बट एक क्लोन जुत्सु एक्टिवेट करने के बाद यूजर के पास अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन आता है तो वो अपने क्लोन्स के साथ टेलीपैथिकली शेयर नहीं कर सकता है। बट यानारू अपने केकेगन की हेल्प से क्लोन जुत्सु एक्टिवेट होने के बाद भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। एंड ए केकेगन का असैसिन्स के लिए कोई वरदान से कम नहीं। बट तुम कोई असैसिन नहीं हो। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 डार्क रिलीज केकेगन का, जो कि हम लोगों को नारुतो शिपुडन का एक मूवी द व्हील ऑफ फायर में हिरुको नाम का एक बंदे को यूज करते हुए देखने को मिला। सॉरी अगर किसी का नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो। एंड डार्क रिलीज का पावर थोड़ा सा रिन्हा क्लैन का केकेगन के साथ मिलता है, क्योंकि डार्क रिलीज अपने यूजर को अलाउ करता है ओपोनेंट का चक्र को एब्जॉर्ब करके खुद के लिए यूज करने के लिए, जस्ट लाइक मोमोशिकी ओत्सुकी जैसे अपने हाथ के रिनेगन से चक्र को एब्जॉर्ब करता था। बट वहाँ पर रिनेगन के सिवाय डार्क रिलीज यूजर के हाथ में 2 स्क्वायर शेप का ब्लैक मार्क होता है, जिसमें ऊपर वाला मार्क से चक्र एब्जॉर्ब होता है एंड नीचे वाला मार्क से चक्र को यूज एंड मैनिपुलेट करता है, जो कि हम लोगों ने हाइरोको के फाइट में विटनेस किया। चलो इस केकेगन के बारे में और बात ना करके आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 इबोरे क्लैन का केकेगन का, जो कि नारुतो के अंदर सबसे यूनिक केकेगन का है, क्योंकि इस केकेगन का यूजर्स को तुम नारुतो का स्मोकर समझ सकते हो। आई मीन इबोरे क्लैन का केकेगन का पावर वन पीस का मोको मोको नोमी डेविल फ्रूट का पावर के जैसा है, क्योंकि ए केकेगन का अपने यूजर को अलाउ करता है अपने बॉडी को स्मोक में ट्रांसफॉर्म करने में। एंड वो लोग जब अपने स्मोक फॉर्म में होता है तब इन लोगों को कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता है।
है, बट वो लोग अपने स्मोक फॉर्म में रह के चाहे तो फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। हाउएवर इस केकेगेनकाई का सबसे डेडली पावर है लोगों के बॉडी के अंदर घुस के उन लोगों को कंट्रोल करना। एंड इस एबिलिटी से इबुरी क्लैन के लोग चाहे तो अपने ओपोनेंट का बॉडी को अंदर से ऑक्सीडाइज करके मार सकता है। बट इस केकेगेनकाई को इतना नीचे रखने का एक ही रीजन है, इबुरी क्लैन का केकेगेनकाई एक स्टेबल केकेगेनकाई नहीं है, जिस वजह से वो लोग कब स्मोक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उन लोगों को भी पता नहीं होता है। एंड अगर वो लोग अपने स्मोक फॉर्म में होकर विंड के साथ उड़ गया और या अदर क्लैन मेंबर्स के साथ मिक्स हो गया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नेक्स्ट नंबर 18 रियोजुत्सु का केकेगेनकाई, जो कि हम लोगों को नारुतो का एक मूवी में देखने को मिला था। एंड एक केकेगेनकाई एक सपोर्टिव केकेगेनकाई है जिससे रियोजुत्सु नारुतो को जिंदा किया था। एंड तुम भी ऐसे ही सपोर्टिव केकेगेनकाई को यूज कर सकते हो नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन को प्रेस करके। क्या बढ़िया था गुरु। मजाक से हटके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड रियोजुत्सु अपने केकेगेनकाई से ड्रैगन लाइफ रीइंकार्नेशन नाम का एक जुत्सु परफॉर्म किया था, जो कि ग्रैनी चियो का रीइंकार्नेशन जुत्सु के जैसा ही है, जिससे वो गारा को जिंदा किया था। एंड रियोजुत्सु ड्रैगन लाइफ रीइंकार्नेशन जुत्सु परफॉर्म करने के बाद मर जाता है। सो इस केकेगेनकाई को लिस्ट में इतना नीचे रखा, बट अगर वो अपने जुत्सु को मल्टीपल टाइम यूज कर पाता और या एक से ज्यादा पर्सन को रिवाइव कर पाता, जैसे कि रीने रीबर्थ जुत्सु था, तो वो इस लिस्ट में और ऊपर होता। वेल ये रैंकिंग मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, सो तुम्हारे रैंकिंग से अलग हो सकता है, जिस वजह से तुम नीचे कमेंट में तुम्हारा फेवरेट केकेगेनकाई कौन सा है बोल सकते हो। नेक्स्ट 17 मड्रिलिस केकेगेनकाई, जो कि अर्थ एंड वाटर नेचर का कॉम्बिनेशन है। हाँ वही चक्रा नेचर जिससे उड्रिलिस बनता है, सो सरप्राइज होने का जरूरत नहीं है। और एक केकेगेनकाई के बारे में हम लोगों को आकाश की हिडन नोवेल में बताया गया, बट एक केकेगेनकाई इतना वेल नोन केकेगेनकाई नहीं है। इवन टू द पॉइंट दैट हिडन भी सरप्राइज हो गया था जब उसको एक मिशन के दौरान मड्रिलिस यूजर के साथ इनकाउंटर हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वेल मड्रिलिस का पावर के बारे में बोलूं तो वो ऑब्वियसली अपने यूजर को वाटर एंड अर्थ रिलेटेड पावर्स देता है, जिसमें कुछ जुत्सुस है बॉटमलेस मड होल, लैंडस्लाइड, मड डॉल या मड क्लोन, लाइक हाशिरामा का वुड क्लोन। जो भी हो मड्रिलिस के बारे में और बात ना करके आगे बढ़ते हैं। 16 साकोन एंड उकोन का केकेगेनकाई, हाँ वही नागराज ओरोची का चेला जिसको कि ओजी नारुतो में इंट्रोड्यूस कराया, जिस वजह से इन लोगों का केकेगेनकाई का पावर को बहुत नर्फ कर दिया, क्योंकि एक केकेगेनकाई अपने यूजर को अलाउ करता है अपने बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन करके कंट्रोल करने में, जो कि एक ब्रोकन एबिलिटी है। क्योंकि तुम सोचो अगर तुम तुम्हारे बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन करके कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट तुमको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंड तुम उसका सांसों के साथ उसके बॉडी के अंदर जाके उसको मार सकते हो। बट क्योंकि उसको ओजी नारुतो में इंट्रोड्यूस कराया, जिस वजह से इस एबिलिटी का सिर्फ माइनर पावर्स को दिखाया, लाइक अपने ओपोनेंट का बॉडी के साथ मर्ज होना या 2 पर्सन एक ही बॉडी को शेयर करना। बट अगर इस केकेगेनकाई का पावर को इसके फुल एक्सटेंट पे शोकेस करता तो वो बहुत डेंजरस एंड पावरफुल होता, लेकिन क्योंकि उसको ऐसे दिखाया तो उसको नंबर 16 दिया। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुरुमा क्लैन का केकेगेनकाई, जो कि कोनोहा का एक क्लैन है एंड इस क्लैन के लोगों के पास बहुत पावरफुल गेंजुत्सु टाइप का केकेगेनकाई है, जो कि इताची का सुकुमी से भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि इस केकेगेनकाई का गेंजुत्सु रियलिटी को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ओपोनेंट का हाथ अगर गेंजुत्सु वाल में कट गया तो वो रियलिटी में भी होगा। एंड एक केकेगेनकाई का यूजर कोई ट्रेनिंग के बिना भी बहुत पावरफुल गेंजुत्सु यूज कर सकता है। सो तुम बोल सकते हो इतना पावरफुल केकेगेनकाई को इतना नीचे रखा। वेल एक केकेगेनकाई यूजर क्लैन में बहुत रेयर होने के साथ साथ वो अपने फुल पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है एंड सबकॉन्शियसली उसका पावर यूज होता रहता है, जिस वजह से उसका सबकॉन्शियस में और एक पर्सनालिटी क्रिएट हो जाता है एंड ए पर्सनालिटी ओरिजिनल पर्सनालिटी को ओवरटेक करने का प्रयास करता है, जो कि उस पर्सन को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड उसके अराउंड के सारे लोगों को डेंजर में डालता है, जिस वजह से मैं तो कुरुमा क्लैन के केकेगेनकाई से बहुत दूर ही रहूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 14 स्टील रिलीज केकेगेनकाई, जो भी हम लोगों को व्हील ऑफ फायर मूवी में देखने को मिला था। एंड स्टील रिलीज अपने यूजर को अलाउ करता है अपने बॉडी को पूरा स्टील में ट्रांसफॉर्म करने में, जिस वजह से उसका बॉडी को डिस्ट्रॉय करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड उसके साथ साथ स्टील रिलीज अपने यूजर को और एक पावर अलाउ करता है, वो थिन एयर से स्टील का वेपन क्रिएट कर सकता है, जिसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि टेंटन अपने स्क्रॉल के मदद से अपने वेपन्स को समन करता था, बट वहां पर स्टील रिलीज यूजर अपने केकेगेनकाई से स्टील के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। सो जब तक उसके पास चक्रा होगा उसका वेपन्स खत्म नहीं होगा, जो कि एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है। एंड ये बात मैंने सॉस्के ने ऐसे डिस्क्राइब किया।
नेक्स्ट नंबर 13 स्कॉर्च रिलीज केकेगेनकाई, जो कि एक बहुत पावरफुल केकेगेनकाई है और विंड एंड फायर नेचर का कॉम्बिनेशन है। एंड एक केकेगेनकाई अपने यूजर को अलाउ करता है फायर को कंट्रोल करने में, बट वो नॉर्मल फायर से बहुत इंटेंस एंड पावरफुल है, क्योंकि स्कॉर्च रिलीज यूजर अपने ओपोनेंट के बॉडी के अंदर से वाटर को इवेपोरेट करके उसको एक जिंदा मॉमी बना सकता है। एंड अगर वो चाहे तो इस एबिलिटी को एक लार्ज स्केल अटैक में भी यूज कर सकता है। बट एनिमे में पाकोरा का स्कॉर्च रिलीज केकेगेनकाई को वाटर रिलीज के अगेंस्ट वीक दिखाया, सो स्कॉर्च रिलीज को नंबर 13 दिया। नेक्स्ट 12 स्विफ्ट रिलीज केकेगेनकाई, जो कि लाइटनिंग जैसा फास्ट केकेगेनकाई है, क्योंकि जब स्विफ्ट रिलीज यूजर अपने केकेगेनकाई को यूज करता है तब उसका इनक्रेडिबल स्पीड की वजह से वो एक ब्लार बन जाता है, जिसको पकड़ना तो दूर की बात तुम उसको देख भी नहीं पाओगे, जिस वजह से स्विफ्ट रिलीज यूजर के अगेंस्ट टाइजुत्सु इनइफेक्टिव हो जाता है अगर तुम फास्ट नहीं हो तो। एंड स्विफ्ट रिलीज केकेगेनकाई को भी द व्हील ऑफ फायर मूवी में दिखाया। द व्हील ऑफ फायर में कितने न्यू केकेगेनकाई इंट्रोड्यूस कराया, 3 या 4, तुम कमेंट में बताना। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्रिस्टल रिलीज केकेगेनकाई, जो कि एक फिलर कैरेक्टर के पास होने की वजह से मैं एक वेस्ट केकेगेनकाई मानता हूँ इसको, क्योंकि इस केकेगेनकाई के बारे में मोस्ट ऑफ द नारुतो फैंस को पता ही नहीं है और या भूल गए। इवन दो क्रिस्टल रिलीज एक ब्रोकन पावर वाला केकेगेनकाई है, जो कि अपने यूजर को अलाउ करता है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिस्टल में कन्वर्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल एयर में जो भी मॉइस्चर हो उसको क्रिस्टल वेपन में ट्रांसफॉर्म करने में, और या किसी भी पर्सन को क्रिस्टलाइज करने में। एंड अगर वो क्रिस्टल ब्रेक हो गया तो वो क्रिस्टलाइज पर्सन भी मर जाएगा। हाउएवर तुम इस क्रिस्टलाइजेशन को काउंटर भी कर सकते हो, जिसके बारे में मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा चक्र कंट्रोल पोजेस करता है तो वो इस क्रिस्टलाइजेशन को काउंटर कर सकता है, और या लाइटनिंग टाइप जुत्सु, फायर टाइप जुत्सु एंड एक स्पेसिफिक साउंड वेव से भी तुम इस क्रिस्टलाइजेशन को काउंटर कर सकते हो। नंबर 10 शिकोत्सु मियाको, भाई उसका नामकरण किसने किया उसको पकड़ पहले। इस केकेगेनकाई का नाम सीधा बोन रिलीज या बोन मैनिपुलेशन रख देता। मजाक से हटके इस केकेगेनकाई को कागुया क्लैन के लोग पजेस करते हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल केकेगेनकाई था, क्योंकि किमिमारू अपने वीकेंड बॉडी के साथ भी गारा एंड रॉकली को पेल दिया था। गजब बेइज्जती है। एंड मैं क्यों इस केकेगेनकाई को इतना पावरफुल बोल रहा हूँ उसका एक रीजन है। तुमको तो पता ही होगा कागुया क्लैन एक वार हंग्री क्लैन था, बट क्योंकि किमिमारू इस केकेगेनकाई को पजेस करता था, उसके क्लैन के लोग उससे डर के उसको एक पिंजरे में कैद करके रखता था। उसके क्लैन के ऊपर बात ना करके उसके केकेगेनकाई के ऊपर बात करते हैं। बोन मैनिपुलेशन, हाँ इस केकेगेनकाई को बोन मैनिपुलेशन ही बुलाते हैं। अभी तुम इसके पावर को मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपने स्पाइन को बाहर निकाल के एक शॉर्ट जैसे यूज कर सकते हो, अपने बॉडी से बोन्स को ग्रो करके स्पाइक जैसे यूज कर सकते हो डिफेंस के लिए। एंड इस केकेगेनकाई से तुम चिट्ठी भी बांध सकते हो। मैं नहीं मानता। क्योंकि तुम अपने हाथ से बोन्स शूट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कूल एबिलिटी है। एंड ये बात तो बोलना भूल ही गया, इस केकेगेन का यूजर का बोन्स स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर तुम बॉडी के किसी भी पार्ट से बोन्स को बाहर निकालते हो तो इमिडिएटली वहां पर बोन्स ग्रो हो जाता है, नहीं तो किमिमारू का हालत कुछ ऐसा होता। नंबर 9 आइस रिलीज केकेगेनकाई, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत कूल लगता है। एंड ये इस बंदे के लिए नहीं है, हाँ तुमने सही सुना, वो एक बंदा है, बंदी नहीं। Would like to take notes while I take totes of मजाक से हटके आइस रिलीज का मल्टीपल यूजर्स है थ्रू आउट द इंटायर नारुतो वर्स। एंड मैं यहाँ पर एनिमे के साथ साथ मूवी, नॉवेल एंड गेम्स को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, और हर एक यूजर अपने आइस रिलीज को डिफरेंट वे में यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल हाको आइस मिरर बना के उसके अंदर टेलीपोर्ट होकर अपने आइस रिलीज को यूज करता है। एंड राहु नाम का एक बंदा अपने हाथों को आइस में कन्वर्ट करके टाइजुत्सु में अपने आइस रिलीज को यूज करता है। एंड इन दोनों को छोड़ के और भी यूजर्स है जो कि अपने आइस रिलीज को और भी क्रिएटिव वेज में यूज करता है। हाउएवर हम लोगों को सॉस्के सिंडन में सॉस्के को आइस रिलीज जैसे एक सिमिलर टेक्निक यूज करते हुए दिखाया, बट वो एक्चुअली में आइस रिलीज नहीं है, वो सॉस्के ने क्लियर आउट किया। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 जुगो का क्लैन का केकेगेनकाई, जिसको तुम बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट सेज मोड मान सकते हो, क्योंकि जुगो का क्लैन का केकेगेनकाई इन लोगों को अलाउ करता है नेचर से चक्रा को एब्जॉर्ब करने में, जो कि सेज मोड का काम होता है। एंड ये करने के लिए इन लोगों को कोई सेंजुत्सु ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ता है, जिस वजह से तुम मेरे से पूछोगे तो जुगो का क्लैन का केकेगेनकाई सेज मोड से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमको सेज मोड में चक्रा एब्जॉर्ब करने के लिए एक जगह पे बैठ के करना पड़ता है, जो कि यूजुअली तुम बैटलफील्ड में नहीं कर सकते हो। हाउएवर तुम इस
केकेगेनकाई से बैटल करते हुए भी चक्रा को एब्जॉर्ब कर सकते हो। बट इस केकेगेनकाई का एक डाउन साइड है, अगर तुमने ज्यादा नेचर चक्रा को एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एंड अपने बॉडी के ऊपर से अपने कंट्रोल खो दोगे, जिस वजह से जुगोका क्लैन का केकेगेनकाई एक डबल एज स्वॉर्ड है। 7 एक्सप्लोजन रिलीज केकेगेनकाई, जो कि नारुतो के अंदर सबसे डेडलीस्ट केकेगेनकाई है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर, जो कि हम लोगों ने देदरा एंड सॉस्के के फाइट में देखा भी। सो तुम बोल सकते हो भाई उसको तो नंबर 7 क्यों दिया। रुको जरा, सबर करो। देदरा का एक्सप्लोजन रिलीज ट्रू एक्सप्लोजन रिलीज नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोजन रिलीज यूजर एक्सप्लोसिव चक्रा पॉजेस करते हैं एंड वो जिस चीज को टच करेगा उसमें ही एक्सप्लोजन रिलीज यूज कर सकता है। बट देदरा इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है, जो कि उसके हाथ में जो मुंह है वो है एंड वो अपने इस माउथ से क्लेज में एक्सप्लोसिव चक्रा को इन्फ्यूज करता है एंड बाद में डेटोनेट करके एक्सप्लोड करता है, जिसको तुम एग्जैक्टली तो एक्सप्लोजन रिलीज बोल नहीं सकते हो। और एक्सप्लोजन रिलीज का ट्रू एग्जाम्पल है गाराई, जो कि अपने टाइजुत्सु के साथ एक्सप्लोजन रिलीज को यूज करता है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियसली बोला था एक्सप्लोजन रिलीज को यूज करने के लिए तुमको तुम्हारा ओपोनेंट को टच करना पड़ेगा। एंड उसका और एक एग्जांपल मिला सॉस्के शिंडन नोवेल में, जब सॉस्के ने एक बंदे को इनकाउंटर किया जो कि गाराई के तरह ही एक्सप्लोजन रिलीज को यूज करता है। एंड तुमको इतने से ही समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइफून रिलीज केकेगेनकाई, जिसको तुम स्टॉर्म रिलीज केकेगेनकाई से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि स्टॉर्म रिलीज एंड टाइफून रिलीज एसेंशियली डिफरेंट टाइप का केकेगेनकाई है। इवन दो इन दोनों का नाम सुन के तुमको सिमिलर लग रहा होगा, जहाँ पर स्टॉर्म रिलीज लाइटनिंग एंड वाटर नेचर का कॉम्बिनेशन है, बट वहाँ पर टाइफून रिलीज सिर्फ विंड नेचर का ही चक्र है, वो नारुतोपीडिया में भी लिखा हुआ है, जिस वजह से तुम टाइफून रिलीज को विंड रिलीज का एक पावरफुल वर्जन समझ सकते हो, जिसको यूज करके तुम वॉर्टेक्स या टॉर्नेडो क्रिएट कर सकते हो, जो कि इतना पावरफुल होता है वो एक विलेज को भी उड़ा सकता है। एंड मैं इसका पावर को कोई बारह चारा का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉस के इस टाइफून रिलीज से क्रिएट करा हुआ एक वॉर्टेक्स को रोकने के लिए अपने सुसानो की यूज करना पड़ा। सो तुम सोच ही सकते हो टाइफून रिलीज केकेगेन का कितना पावरफुल हो सकता है। एंड अगर सुसानो की बात हो ही रहा है तो अगर तुम मोस्ट पावरफुल सुसानो के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में सारे सुसानो के बारे में बात किया। वेल, तुमको चेकआउट करना है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 स्टॉर्म रिलीज केकेगेनकाई, जिसके बारे में थोड़ा देर पहले ही बात किया था। एंड स्टॉर्म रिलीज केकेगेनकाई क्लाउड विलेज के शिनोबी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें भी सबसे नोटेबल बंदा है डारोही। एंड आइस रिलीज जैसे स्टॉर्म रिलीज भी अपने यूजर के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग होता है, बट हर एक यूजर में एक बात कॉमन है, वो लोग इलेक्ट्रिक बीम्स को मैनिपुलेट करता है, जो कि वाटर जैसा फ्लो करता है। एंड स्टॉर्म रिलीज केकेगेनकाई भी बहुत डेडली केकेगेनकाई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही मादारा ने अपने मुंह से जो स्टॉर्म रिलीज यूज किया था वो ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स के रॉड को भी काट दिया था। एंड ट्रूथ सीकर ऑर्ब को नारुतो यूनिवर्स का सबसे टफेस्ट मटेरियल भी माना जाता है, सो स्टॉर्म रिलीज को लाइटली मत लेना। नेक्स्ट नंबर 4 बॉयल रिलीज केकेगेनकाई, जो कि विंड एंड फायर नेचर का कॉम्बिनेशन है, जो तुमको उसके नाम से ही पता चल गया होगा। एंड जैसे कि मोस्ट केकेगेनकाई अपने यूजर के ऊपर डिपेंड करके उसका यूजेस डिफरेंट होता है, बट उस चीज में एक बात कॉमन रहता है, उस केकेगेनकाई का कोर मटेरियल सेम ही रहता है, बट बॉयल रिलीज का फॉर्म्स उसके यूजर के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेइतरो में एक कोरोसिव टाइप का मिस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका कॉन्टेंट एसिडिक होता है। एंड सॉस्के शिंडन में भी एक बंदा ऐसे टाइप का बॉयल रिलीज यूज करता है, बट कोकियो एंड उसका जिंचुरी के एक डिफरेंट टाइप का बॉयल रिलीज यूज करता है, जिसमें वो लोग अपने चक्रा को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करके उसका स्टीम को यूज करता है, जिससे वो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 लावा रिलीज केकेगेनकाई, जो कि फायर एंड अर्थ नेचर का कॉम्बिनेशन है, बट लावा रिलीज भी बॉयल रिलीज का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जैसे कि लावा रिलीज का फॉर्म अपने यूजर के ऊपर डिपेंड करके अलग होता है। फॉर एग्जांपल फोर्थ टेल सेनगोकू एंड उसका जिंचुरी की मोल्टन लावा को यूज करता है, जिससे कि वो लोग चीजों को जला के खत्म कर देता है। एंड मेइतरो में एसिडिक मड टाइप का एक लावा रिलीज यूज करता है, जो कि अपने एसिड की हेल्प से चीजों को खत्म कर देता है। एंड हिडन स्टोन विलेज का बहुत सारे शिनोबीज क्विक लाइम टाइप का लावा रिलीज को यूज करता है, जो कि अपने ओपोनेंट को कैप्चर करके एक जगह पे होल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। एंड इन 3 टाइप के लावा रिलीज को छोड़ के और भी बहुत सारे लावा रिलीज का फॉर्म्स है, जैसे कि वोल्केनाइज्ड रबर एंड वोल्केनिक ऐश, बट मेरे को लगता है इन सारे लावा रिलीज के फॉर्म्स के बीच लावा रिलीज का मोल्टन लावा वाला फॉर्म सबसे पावरफुल है। वेल, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हो वो कमेंट में बता सकते हो। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नंबर 2 मैग्नेट रिलीज केकेगेनकाई, जो कि हम लोगों का चंपू घरा के पास है। एंड इस केकेगेनकाई के बारे में तो मोस्ट ऑफ द नारुतो फैंस को पता ही होगा। क्या तुमको पता नहीं है? सच्ची में पता नहीं है? तो भाई तेरे को बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू जाके सो जा। हाँ सच्ची में सो जा। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े हैं नोटी। मजाक से हट के मैग्नेट रिलीज से तुम आयरन सैंड को कंट्रोल कर सकते हो एंड उसके साथ साथ तुम गोल्ड डस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल टर्म में बोलूं तो तुम मैग्नेट रिलीज से मैग्नेटो बन सकते हो। A few moments later. मजाक से हट के मैग्नेट रिलीज का एक यूज है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द नारुतो फैंस को पता ही नहीं है। मैग्नेट रिलीज से तुम कोई भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकते हो। सिंपल टर्म में बोलो तो तुम कोई भी चीज को मैग्नेट बना सकते हो। एंड इस पावर को टोरोई नाम का एक शिनोबी यूज करता था। और एक बात बोलना तो भूल ही गया, मैग्नेट रिलीज विंड एंड अर्थ नेचर का कॉम्बिनेशन है। वेल मैग्नेट रिलीज के बारे में और क्या ही बोलो, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले केकेगेनकाई का नाम तुमने शायद गेस कर लिया होगा, जो कि है उड रिलीज। नारुतो एंड बोरुतो में अभी तक का मोस्ट पावरफुल केकेगेनकाई, जिसका पावर का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो। यामातो, जो कि उड रिलीज का रफली 30 से 50% पावर ही यूज कर पाता था, तब भी वो अपने उड रिलीज के साथ कितना पावरफुल था। एंड हाशिरामा, उसके बारे में तो बात ही नहीं करना पड़ेगा, जिसका उड रिलीज इतना पावरफुल था जिससे वो मादारा का हर बार औकात दिखा देता था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। वेल उड रिलीज अपने यूजर को अपने चक्र को उड में कन्वर्ट करने का पावर देता है। एंड हाशिरामा ने इस पावर के साथ किया तबाही मचाया था, तुमने तो देखा ही। फॉर एग्जांपल उड क्लोन या उड गोलेम को क्रिएट करना। एंड ए वाला जुत्सु, जिसका तो मेरे को नाम याद नहीं है, बट इस जुत्सु से हाशिरामा सुसानो वाले 9 टेल्स को भी पेल दिया था। एंड और एक बात, उड रिलीज अर्थ एंड वाटर नेचर का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैंने पहले बोला था। सो और क्या ही बोलो उड रिलीज के बारे में। जिस वजह से होमिस आज के लिए इतना ही था, और कुछ बोल के वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा। बट लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, और इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसको चेकआउट कर सकते हो। सो दोबारा बात होने से पहले तक टेक केयर एंड